कल्पना कीजिए एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की जहां देश भर के अलग अलग कोनों से यहां तक कि विदेशों से भी प्रविष्टियां आ रही हैं। हाँ। कुल 139 दावेदार अपनी कहानियों के साथ एक बड़े साहित्यिक रणभूमि में उतरते हैं। सब कुछ बहुत ही कड़े मुकाबले जैसा लग रहा होता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो हाँ, जब अंतिम परिणाम सामने आते हैं और 11 विजेताओं की घोषणा होती है तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आता है। हाँ। मतलब उन 11 विजेताओं में से 10 महिलाएं होती हैं। अरे वाह! एक ऐसा क्षेत्र जिसे दशकों तक मतलब एक खास चश्मे से ही देखा गया, वहां अचानक से पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। बिल्कुल, एकदम से। तो आज के इस गहन विश्लेषण में, जो असल में अनीता प्रभाकर की याद में आयोजित पहली हिंदी कहानी प्रतियोगिता के इर्द गिर्द घूमता है, हमारा मिशन सिर्फ एक पुरस्कार समारोह की रिपोर्टिंग करना नहीं है। सही बात है। ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य और विशेष रूप से कहानी विधा की वर्तमान स्थिति असल में है क्या। क्या हिंदी साहित्य खत्म हो रहा है या फिर ये एक बिल्कुल ही नए और अनदेखे युग में प्रवेश कर चुका है। चलिए इसे समझते हैं। ये शुरुआत वाकई उस मुख्य बिंदु को छूती है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। अगर हम इस पूरे आयोजन और इससे निकल कर आए परिणामों को गहराई से देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये महज विजेताओं को ट्रॉफी पकड़ाने का कार्यक्रम नहीं था। तो फिर ये क्या था? ये असल में साहित्य की दुनिया में बड़ी तेजी से बदल रही जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स और नए युग की आवाजों का एक बहुत ही शानदार समाजशास्त्रीय अध्ययन है। मतलब एक सोशियोलॉजिकल स्टडी। बिल्कुल। देखिए, किसी भी भाषा का साहित्य हमेशा से अपने समाज का एक आईना रहा है। जो लोग जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आज का भारतीय समाज वैचारिक रूप से किस करवट बैठ रहा है, उनके लिए आज की ये चर्चा एक शॉर्टकट की तरह होगी। हाँ, साहित्य के आधुनिक स्वरूप और समाज की नई सोच को समझने का एक बेहतरीन शॉर्टकट होने वाली है। तो इस अहम बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस मंच को देखना होगा जहां से ये नई तस्वीर उभर कर आई है। बिल्कुल। 27 अप्रैल 2024 की तारीख और दिल्ली का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी सभागार। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही भव्य कैनवास है। और इस आयोजन के पीछे का नाम भी उतना ही बड़ा है, विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान। सही कहा। ये प्रतियोगिता महान साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी की सबसे बड़ी बेटी अनीता प्रभाकर की स्मृति में पहली बार आयोजित की गई थी। विष्णु प्रभाकर जी का नाम हिंदी साहित्य के उन गिने चुने स्तंभों में से है जिनकी रचनाओं ने सच में कई पीढ़ियों को गढ़ा है। उनके परिवार द्वारा विशेष रूप से अतुल प्रभाकर और स्वर्गीय अनीता प्रभाकर की याद में इस तरह का एक राष्ट्रीय मंच तैयार करना केवल एक श्रद्धांजलि नहीं है। तो फिर इसे किस नजरिए से देखा जाए? ये असल में उस साहित्यिक विरासत को एक बहती हुई नदी बनाए रखने का प्रयास है, ताकि वो किसी एक जगह ठहर न जाए। पानी रुक जाए तो खराब हो जाता है। बिल्कुल। और उस नदी में जो नई धाराएं आकर मिली हैं, उनके नाम भी बहुत कुछ कहते हैं। अगर हम विजेताओं की बात करें तो प्रथम स्थान हासिल किया है मेरठ की रेणु मंडल ने, जिनकी कहानी का शीर्षक है रूहानी रिश्ते। बहुत ही प्यारा नाम है। हाँ, और द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ के रायपुर से रजनी शर्मा रही, जिनकी कहानी 20 कोड़ी गांव ने जजों का दिल जीता। और तृतीय स्थान पर तो मतलब संयुक्त रूप से 2 कहानियां चुनी गई। जी, दिल्ली के सुदर्शन खन्ना की दृष्टिकोण और नोएडा की मीनू त्रिपाठी की वापसी संभव। सही कहा। और इन 4 मुख्य विजेताओं के अलावा 7 और लेखिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इन कहानियों के शीर्षक और उनकी भौगोलिक विविधता। मतलब अलग अलग जगहों से आना। हाँ, रूहानी रिश्ते से लेकर 20 कोड़ी गांवों तक ये शीर्षक सिर्फ शब्द नहीं है, ये बताते हैं कि आज की कहानी महानगरों के फ्लैट्स से लेकर गांव की पगडंडियों तक मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और जमीनी हकीकतों को एक साथ साध रही है। मेरठ, रायपुर, नोएडा, दिल्ली, ये विविधता ही बताती है कि रचनात्मकता किसी एक केंद्र तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। और जब ये पता चलता है कि प्रतियोगिता में कनाडा तक से कहानियां आई हैं, तो ये किसी साहित्यिक कुंभ या एक बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट जैसा लगने लगता है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मतलब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ 30 सेकंड की रील्स ने हमारी अटेंशन स्पैन को खत्म सा कर दिया है। एकदम सही बात है। हर कोई तुरंत मिलने वाले मनोरंजन के पीछे भाग रहा है। ऐसे में क्या वाकई लोग आज भी इतनी लंबी, गहरी और ठहर कर पढ़ी जाने वाली कहानियां लिख रहे हैं? कहानियों में ऐसा क्या रहा होगा जिसने इस डिजिटल शोर के बीच भी जजों को बांध कर रखा?
देखिए, ये एक बहुत ही प्रासंगिक चिंता है, लेकिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद वरिष्ठ कथाकार विवेक मिश्र ने जो नजरिया पेश किया वो इस चिंता का एक बहुत गहरा उत्तर देता है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उनका मानना था कि ऐसी प्रतियोगिताओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल अच्छे लेखकों की पीठ थपथपाना नहीं है। इसका असली काम कहानी विधा को आज के समय में एक नई सार्थकता प्रदान करना है। नई सार्थकता मतलब एक नया मीनिंग? हाँ, जब कनाडा जैसे देश से कोई कहानी आती है तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि इंसान चाहे तकनीक से कितना भी घिर जाए, अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी गहरी संवेदनाओं से जुड़े रहने के लिए उसे साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है। ये पॉइंट तो है। 30 सेकंड का वीडियो आपको हंसा सकता है या चौंका सकता है, लेकिन वो जीवन का कोई गहरा अर्थ नहीं दे सकता। उसके लिए लोग आज भी कहानी की तरफ ही लौट रहे हैं। ये सार्थकता वाली बात मुझे बहुत हद तक उस एक बड़े भ्रम या डर की ओर ले जाती है जो अक्सर अकादमिक हलकों में या कॉफी हाउस की बहसों में गूंजता रहता है। कौन सा डर? वही कि हिंदी साहित्य अब संकट में है या कहानी विधा खत्म हो रही है, अब पहले जैसी बात नहीं रही। क्या वाकई ऐसा है? क्या हम हिंदी कहानी के अवसान का दौर देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम इस आयोजन में प्रख्यात और नवोदित कथाकारों के बीच हुए विस्तृत विमर्श को देखें तो ये डर पूरी तरह से खोखला साबित होता है। मतलब ये सिर्फ एक अफवाह है? हाँ, वहाँ कई पीढ़ियों के रचनाकार एक साथ मौजूद थे और उन सब की बातचीत का जो सबसे स्पष्ट निष्कर्ष निकला वो यही था कि हिंदी कहानी के विलुप्त होने की आशंका बिल्कुल निराधार है। साहित्य मर नहीं रहा है, वो बस अपना चोला बदल रहा है। कहानी का विस्तार पहले से कई अधिक व्यापक हो गया है। अगर मैं इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं, मतलब तो ऐसा लगता है कि कहानी किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ऑपरेटिंग सिस्टम? वो कैसे? जैसे जो कोर कोडिंग है, यानी मानवीय भावनाएं, दुख, सुख, संघर्ष, वो तो वही है, लेकिन हर नए दशक के साथ उसका यूजर इंटरफेस यानी उसका बाहरी रूप बदल जाता है ताकि वो नई पीढ़ी के साथ कंपैटिबल रह सके। अरे वाह, बहुत खूब। तो अगर कोई पुराने इंटरफेस को खोजेगा तो उसे लगेगा कि मशीन खराब हो गई है, जबकि असल में उसे सिर्फ अपडेट किया गया है। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक और आधुनिक रूपक है। समय बदल गया है तो जाहिर है कि कहानी का जो कलेवर है, जो उसका बाहरी रूप और शिल्प है, वो भी नया होगा। हाँ, पहले की कहानियों में शायद बैलगाड़ी और जमींदार हुआ करते थे। आज की कहानियों में शायद कॉर्पोरेट ऑफिस का तनाव या सोशल मीडिया से उपजा अकेलापन हो। भावनाएं वही हैं, बस संदर्भ बदल गए हैं। एकदम सही। आयोजन में वक्ताओं ने इसी बात पर जोर दिया कि हमें उस पुराने कलेवर के लिए विलाप करने के बजाय इस नए रूप को पहचानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। और विष्णु प्रभाकर जी के परिवार द्वारा, विशेषकर अनीता प्रभाकर की याद में, ये जो मंच दिया जा रहा है वो असल में समाज को वही नई दृष्टि देने का काम कर रहा है। ये नए ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नया है, यूजर इंटरफेस बदल गया है, लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब सिस्टम नया होता है तो उसे बनाने वाले डेवलपर्स भी नए होते हैं। इस नए कलेवर में कहानियां गढ़ कौन रहा है, ये जानना सबसे ज्यादा रोमांचक है। और यहीं पर वो आंकड़े आते हैं जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, वो जो 139 प्रविष्टियां थीं। बिल्कुल, उन 139 में से सिर्फ 44 पुरुषों ने लिखी थी और 95 महिलाओं ने। और परिणामों में तो स्थिति और भी एक तरफा रही। 11 विजेताओं में 10 महिलाएं और केवल 1 पुरुष, सुदर्शन खन्ना। ये संख्यात्मक बदलाव कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा सा संदेह जताना चाहूंगा। बताइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ इस एक विशेष प्रतियोगिता का संयोग हो? मतलब हो सकता है कि संयोगवश इस बार महिलाओं ने ज्यादा कहानियां बेच दी हों और वो अच्छी निकल गई हों। क्या हम महज एक आयोजन के नतीजों के आधार पर ये घोषणा कर सकते हैं कि साहित्य में कोई बहुत बड़ी क्रांति हो रही है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें समझ आएगा कि ये कोई संयोग या तुक्का बिल्कुल नहीं है। इस बात की पुष्टि हमें प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल की प्रतिक्रियाओं से होती है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा?
देखिए, निर्णायक मंडल में महेश दर्पण और श्रीमती अलका सिन्हा जैसे स्थापित और बेहद अनुभवी साहित्यकार शामिल हैं, जिन्होंने न जाने कितने दशकों का साहित्य पढ़ा और परखा है। हाँ, उनका अनुभव तो बहुत गहरा है। जब उन्होंने मंच से इन 139 कहानियों को पढ़ने के अपने अनुभव साझा किए, तो उन्होंने इसे एक बेहद सुखद अनुभव बताया। और विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान के मंत्री अतुल कुमार जी ने भी महिलाओं की इस प्रचंड उपस्थिति को रेखांकित करते हुए खुशी जाहिर। यानी वे लोग जो साहित्य की नब्ज को रोज टटोलते हैं, वे भी इसे एक ट्रेंड के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल। और इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण है। वो क्या? सदियों से साहित्य में महिलाओं की उपस्थिति या तो हाशिए पर रही, या फिर उनकी कहानियां, उनकी व्यथा पुरुषों की कलम से और पुरुषों के दृष्टिकोण से लिखी गई। हाँ, ये तो एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन आज समाज का ढांचा तेजी से बदल रहा है। पारिवारिक वास्तविकताएं जटिल हो गई हैं, वर्किंग विमेन के संघर्ष नए हैं, रिश्तों के समीकरण बदल रहे हैं। इन सूक्ष्म और जटिल अनुभूतियों को आज की महिलाएं जितनी प्रामाणिकता और गहराई से व्यक्त कर पा रही हैं, वो निर्णायक मंडल को भी अधिक जीवंत और सच्चा लगा होगा। मतलब वे अब किसी और पर निर्भर नहीं है अपनी कहानी बताने के लिए। सही कहा। वे अब अपनी कहानियों की नायक खुद हैं। वे अब किसी और की नज़र से नहीं, बल्कि अपनी नज़र से दुनिया को दिखा रही हैं। यह साहित्य के केंद्र में महिलाओं के काबिज होने का बहुत ही स्पष्ट उद्घोष है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि सदियों का एकाधिकार अब टूट रहा है। बिल्कुल टूट रहा है। लेकिन इस बदलाव और इन कहानियों की गुणवत्ता पर मुहर तब तक पक्की नहीं मानी जा सकती जब तक कि हम उस कसौटी को ना समझें जिस पर इन्हें कसा गया, क्योंकि अक्सर प्रतियोगिताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहते हैं। हाँ, जीतने का असली मजा तो तब है जब सामने वाला अंपायर बहुत सख्त हो। वही तो। और इस प्रतियोगिता का अंपायरिंग पैनल सच में बहुत सख्त था। किसी भी पुरस्कार का महत्व केवल इस बात से तय नहीं होता कि उसमें कितनी राशि दी गई है, बल्कि इस बात से तय होता है कि विजेता को किन आंखों ने चुना है। बिल्कुल सही बात है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार यह चुनाव कोई एक दिन में बैठकर नहीं किया गया। चयन प्रक्रिया 3 बेहद कठोर चरणों से गुजरी। पहले चरण में शायद बुनियादी छटनी हुई होगी, दूसरे में गहरी परख, और तीसरे में जाकर अंतिम मोहर लगी होगी। हाँ, और निर्णायक मंडल में डॉक्टर ब्रजेंद्र त्रिपाठी जैसे नाम शामिल थे। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो है पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता। यह अध्यक्षता डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल ने की, और उनके नाम के आगे एक बहुत ही भारी भरकम विशेषण जुड़ा है, कठोर आलोचक। साहित्य की दुनिया में कठोर आलोचक कहलाना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब आसानी से तो वो संतुष्ट नहीं होती होंगी। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल जैसी शख्सियत केवल सुंदर शब्दों या भावुक कर देने वाले वाक्यों के झांसे में नहीं आती। वे कहानी के शिल्प, उसके विचार की गहराई, उसकी सामाजिक प्रासंगिकता और सबसे बढ़कर उसकी मौलिकता का एक्सरे करती हैं। बाप रे। हाँ, जब 3 चरणों की कठोर प्रक्रिया के बाद और ऐसे कड़े निर्णायकों की पारखी नजर से गुजरकर कोई कहानी मंच तक पहुंचती है, तो वो महज एक कहानी नहीं रहती, वो उस समय का एक प्रामाणिक दस्तावेज बन जाती है। और कल्पना कीजिए कि उस दिन साहित्य अकादमी के सभागार का माहौल कैसा रहा होगा। वहाँ डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा, डॉक्टर हरि सिंह पाल, राकेश पांडे, के दीक्षित जैसे न जाने कितने दिग्गज साहित्यकार मौजूद थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा मानो पूरी की पूरी साहित्य अकेडमी ही एक कमरे में सिमट आई हो। इतने सारे प्रबुद्ध लोगों का एक ही छत के नीचे इकट्ठा होना इस बात का प्रमाण है कि हिंदी कहानी का समाज आज भी कितना जीवंत, सक्रिय और उत्सव धर्मी है। और उस उत्सव का सबसे जादुई पल तब आया होगा जब भोजन के उपरांत दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। हाँ, वो सेशन तो बहुत खास रहा होगा। इस सत्र में सभी विजेताओं को मंच पर आमंत्रित किया गया और उन्होंने अपनी ही आवाज में अपनी उन पुरस्कृत कहानियों का पाठ किया। ये किसी भी लेखक के लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना सच होने जैसा है। आप अपने घर के किसी कोने में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समय चुराकर एक कहानी लिखते हैं और फिर एक दिन देश के सबसे बड़े साहित्यकारों के सामने उसी कहानी को अपनी आवाज देते हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात सिर्फ उस सभागार में कहानी गूंजने तक ही सीमित नहीं रही है ना। बिल्कुल नहीं। देखिए, पुरस्कार समारोह की एक सीमा होती है, वो कुछ घंटों में खत्म हो जाता है, लेकिन साहित्य का असली मकसद स्थायित्व है। स्थायित्व मतलब उसे बचाकर रखना। हाँ, इसी उद्देश्य से समारोह में अतुल कुमार जी के संपादन में तैयार की गई एक पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ,
जिसमें ये सभी पुरस्कृत कहानियां संकलित हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कदम है। यह संकलन सुनिश्चित करता है कि ये कहानियां केवल उस दिन मौजूद श्रोताओं की स्मृति तक सिमट कर न रह जाएं। अब ये कहानियां इतिहास का हिस्सा बन गई हैं, जो पुस्तकालयों में शोधार्थियों के पास और आम पाठकों के हाथों तक पहुंचेंगी। यही वो असली सार्थकता है जिसका जिक्र वरिष्ठ कथाकार विवेक मिश्र कर रहे थे। एकदम सही पकड़े हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने अनीता प्रभाकर स्मृति प्रतियोगिता के हर पहलू को खंगाला, हमने विजेताओं की बात की, हिंदी साहित्य के नए रूप या यूं कहें कि नए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा। हमने महिलाओं के इस ऐतिहासिक और अप्रचंड वर्चस्व को आंकड़ों के जरिए देखा और चयन की उस 3 स्तरीय कठोर प्रक्रिया को भी परखा। इस पूरी चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि ये कार्यक्रम कैलेंडर में दर्ज केवल एक और इवेंट नहीं था। ये एक स्पष्ट प्रमाण है कि हिंदी साहित्य पूरी तरह से जीवित है, बस उसका रूप बदल गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आयोजन साहित्य में महिलाओं की बदलती भूमिका का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अब वे केवल कहानियों का विषय नहीं हैं, वे अब कहानियों की सूत्रधार हैं। और ये बात हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है। भले ही कोई रोज किताबें ना पढ़ता हो, लेकिन ये समझना जरूरी है कि साहित्य समाज का थर्मोमीटर होता है। बिल्कुल। अगर हमें ये जानना हो कि हमारा समाज इस समय क्या सोच रहा है, उसकी चिंताएं क्या हैं, वो किस दिशा में बढ़ रहा है, तो हमें ये देखना होगा कि आज की कहानियां कौन लिख रहा है। और आज की कहानियों की बागडोर स्पष्ट रूप से महिलाओं के हाथों में आ रही है। और इसी विचार से एक बहुत ही गहरा और सोचने पे मजबूर कर देने वाला सवाल उभरता है। कैसा सवाल? अगर हम कल्पना करें कि आज से ठीक 100 साल बाद जब भविष्य की पीढ़ियां या इतिहासकार हमारे इस 21वीं सदी के दौर को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या देखेंगे? सोचने वाली बात है। पिछले कई 100 सालों का इतिहास मुख्य रूप से पुरुषों की नजर से लिखा और पढ़ा गया। लेकिन अगर हमारे आज के युग की कहानियां, हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारे संघर्ष मुख्य रूप से महिलाओं की कलम से गढ़े जा रहे हैं, तो क्या 100 साल बाद दुनिया को हमारे इस दौर का एक बिल्कुल ही अलग सच देखने को मिलेगा? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। एक ऐसा सच जो अधिक संवेदनशील, अधिक सूक्ष्म और कहीं अधिक पारदर्शी होगा। क्या भविष्य की पीढ़ियों को हमारी दुनिया का वो एक्सरे मिलेगा जो अब तक के साहित्य में शायद कहीं गायब था? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा। मतलब एक पूरी सदी को एक नई नजर से देखने की शुरुआत शायद इन्हीं कहानियों से हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और इसी भारी लेकिन बेहद सकारात्मक विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। साहित्य, समाज और उनके बदलते हुए चेहरों को समझने की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी।